सो बेसिकली यहाँ पे अपने पास इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे थे। सो x टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ दिस ये बनेगा अपने पास, प्लस नेक्स्ट हो जाएगा रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ x, तो ये हो जाएगा बेसिकली 1। नाउ अब इसको इक्वल टू हम जीरो करेंगे। जब इसको इक्वल टू जीरो करेंगे तो ये टर्म कैसा दिखेगा, ये हो जाएगा अपने पास माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 4, और इस पूरे का एलसीएम ले लेते हैं, एक काम करते हैं। सो एलसीएम इस पूरे का आ जाएगा आपके पास रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 और अपॉन का 4, चलो इसको एडजस्ट ऊपर ही कर लेंगे। सो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, इट विल बी माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 4, और इस पूरे टर्म को यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये दिखेगा प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे तो आपको डायरेक्टली सिंपल सा इक्वेशन मिल रहा है, आर स्क्वायर जो होगा दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2। अब अगर आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 है तो आर का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस ऑफ रूट एक्स अपॉन 2। मुझे बताओ आपके पास, हमको बेसिकली एक्स सॉल्व, सॉरी नॉट रूट एक्स, प्लस माइनस ऑफ एक्स बाय 2 बेसिकली, या एक्स बाय रूट 2। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे, ओके जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड। हाँ, तो ये हो जाएगा अपने पास r इज इक्वल टू एक्स अपॉन रूट 2। नाउ अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से हमने x का वैल्यू निकाला। अब मुझे एक सिंपल चीज बताना है इस केस में। इस केस में अपने पास हमको r के या फिर x के दो आंसर मिले, टेक्निकली मैं x सॉल्व कर रहा था। तो x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ऑफ r रूट 2। क्या x नेगेटिव हो सकता है? लेंथ है ना। हाँ लेंथ है तो x नेगेटिव नहीं होगा अपने पास। बेसिकली x को आप सिंपल सा बोल दोगे r रूट 2। अब इन सब क्वेश्चंस में बेटा एक चीज ये समझना, आपके पास क्या होता है ना कि इन सब क्वेश्चन में आप अगर चाहो तो डबल डिफरेंशिएशन नहीं चेक करोगे तो भी चलेगा, आपको डायरेक्टली आंसर मिलेगा। उसका रीजन ये है ना बेसिकली, क्योंकि इस केस में अपने पास x को जब आपने r रूट 2 बोला तो यहाँ पे आपके पास एक जो वैल्यू आया है, इस पे आपको जो एरिया है, जो कंडीशन दी गई है वही मिलेगी जो मैक्सिमम मिनिमम पूछा गया है, बिकॉज वैसे भी एक ही आंसर है। चेक करोगे तभी आपको कुछ वैल्यू सेटिस्फाई होगा। तो इन सब केसेस में क्या करना ना, डबल डैश चेक नहीं करोगे तो भी चलेगा, यही आपका फाइनल आंसर होगा जब आपका एरिया मैक्सिमाइज होगा। अब आपके पास x का वैल्यू आ चुका है, यूजिंग द रिलेशन हम यहाँ से y को सॉल्व कर सकते हैं। हमने रिलेशन लिखा था y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4। सो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, ये आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस दिस विल बी आर स्क्वायर बाय 2। सो ये बनेगा अपने पास r बाय रूट 2, दिस विल बी y का वैल्यू। नाउ y इज इक्वल टू r बाय रूट 2, तो अब यहाँ पे आपके पास x और y दोनों के वैल्यू आ चुके हैं जिसपे आपको एरिया मैक्सिमम मिलेगा। अब अगर मैं मैक्स एरिया की बात करूं तो मैक्सिमम जो एरिया होगा अपने पास दैट विल बी r रूट 2 टाइम्स ऑफ r बाय रूट 2। ये आपका मैक्सिमम एरिया होगा एंड विच इज नथिंग बट इक्वल टू आर स्क्वायर, आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी यूनिट दिया होगा उसका स्क्वायर बेसिकली। सो मुझे कंफर्म करना कि आप लोगों ने भी जिन्होंने आंसर निकाला सेम प्रोसेस यूज किया था सिंप्लीफाई करने के लिए। ये सर महाराष्ट्र बोर्ड का ये क्वेश्चन है। हाँ नहीं मिल जाते हैं, मतलब ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है काफी ज्यादा। ये क्वेश्चन कैसा है ना कि आपके पास आपको याद रखने वाला क्वेश्चन है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन की कंक्लूजन डायरेक्टली यूज करने में आएंगे। अब ये जो क्वेश्चन हुआ ना, इसका अप्रोच जो आपने सॉल्व किया ये बहुत लेंदी अप्रोच है। अब इसी को मैं एक स्टेप में शॉर्ट अप्रोच में सॉल्व करता हूँ, तो उसको भी देख लो एक बार, क्योंकि आपका टाइम भी सेव होगा और वहां से मल्टीपल आपको आइडियाज लगेंगे कि इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। अब इस केस में कैसा है, यहाँ पे आपके पास एक सेमी सर्कल दिया था। आप पता है क्या करो, आप इस सेमी सर्कल को इस तरीके से प्लेस करो यहाँ पे आपके पास कि ये जो पॉइंट है ये सेंटर पे आ जाए। ठीक है, ये पॉइंट आपके पास सेंटर पे आ जाए बेसिकली। तो इस केस में मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट किया लाइक दिस। ये रेक्टेंगल मैंने कंस्ट्रक्ट किया इस तरीके से। हाँ, अब यहाँ पे अपने पास कैसा होगा, इसको अगर मैंने सेंटर एज्यूम कर रखा है, सो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ
कि ये जो सर्कल है, इस सर्कल का और सेमी सर्कल का जो इक्वेशन होगा वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। मैंने इस पॉइंट को एज अ ओरिजिन लिया है, इसको ऐसे देखना, मैंने इस पॉइंट को एज अ ओरिजिन लिया है। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ सर्कल? यस और नो? रेडियस आर है ना अपने पास और सेंटर ओरिजिन। नाउ इन दिस केस अब अपने पास मुझे बताओ, सर्कल पे आप किसी भी पॉइंट का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिखते थे तो वो कोऑर्डिनेट क्या मिलता था? r cos theta r sin theta. यस, इट वाज r cos थीटा, कॉमा r sin थीटा। अब मुझे बताना, अगर मैंने इसको सिस्टम पे कंस्ट्रक्ट किया है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये जो हाइट होगा, ये हाइट शुड बी इक्वल टू r sin थीटा? Yes. Yes, sir. और ये जो पार्ट है, दिस पार्ट शुड बी इक्वल टू r cos थीटा, ये आपका r cos थीटा हो जाएगा। सो दिस इज r sin थीटा, दिस इज r cos थीटा। सो ये वाला पार्ट भी कितना होना चाहिए? r cos थीटा होना चाहिए। अब मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे एरिया का एक्सप्रेशन लिखूं तो एरिया का एक्सप्रेशन था आपके पास लेंथ इनटू विड्थ। लेंथ अपने पास आ रहा है बेसिकली 2r cos थीटा, विड्थ जो है वो अपने पास आ रहा है r sin थीटा। तो क्या मैं इस एक्सप्रेशन को लिख सकता हूँ एरिया के? इट विल बी 2r स्क्वायर sin थीटा इंटू cos थीटा। Yes. ठीक है, और यहाँ पे जब मैं एरिया के एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करूंगा तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन 2 थीटा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? No, sir. अब देखो, आर तो कांस्टेंट है, क्वेश्चन में दे रखा था, तो अगर एरिया को मैक्सिमम होना है तो इट इज वेरी मच ऑब्वियस कि साइन को मैक्सिमम होना पड़ेगा। एंड मुझे बताओ साइन मैक्सिमम कब होता है या कितना होता है? 1. 1। तो अगर साइन मैक्सिमम हो गया तो उस केस में आपका एरिया भी मैक्सिमम हो जाएगा, दैट शुड बी इक्वल टू आर स्क्वायर। नाउ दिस इज सपोज टू बी द शॉर्टेस्ट अप्रोच जो आप ज्योमेट्री को लेकर यूज कर सकते हो। वहां जो आपने एक्स और वाई निकाला था, आप चाहो तो उसको भी फाइंड आउट कर सकते हो। आपको पता है कि साइन का वैल्यू 1 कब होता है? 90 डिग्री पे। तो 2 थीटा इक्वल टू आ जाएगा 90, दैट मींस थीटा इक्वल टू पाई बाय 4। थीटा को पुट करोगे तो आपको एक्स वाई कोऑर्डिनेट भी मिल जाएंगे। सो ये समझे सिंप्लीफाई कैसे किया हम लोगों ने? Yes, sir. हाँ, ये अप्रोच में थोड़ा ज्योमेट्री यूज किया, उससे क्वेश्चन और सिंप्लीफाई हो गया। चलो इस टाइप के कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। नेक्स्ट इज अ शीट ऑफ एरिया 40 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास अ शीट ऑफ एरिया 40 मीटर स्क्वायर। जस्ट अ सेकेंड। A sheet of area 40 meter square is used to make an open tank, is used to make an open tank with square base, with square base. Find the dimension, find the dimension of base such that the volume of tank is maximum, such that the volume of tank is maximum। देखो उसने क्या बोला, एक 40 मीटर स्क्वायर का एरिया का शीट था, उस शीट को उसने वापस से रीशेप किया और एक यू कैन से टैंक में कन्वर्ट किया। ये टैंक का जो टॉप है ये ओपन है, उसने बोला इट्स अ ओपन टैंक बेसिकली, और इसका जो बेस है वो स्क्वायर है। आपको बताना है कि इसका जो बेस है उसके डायमेंशन, मतलब स्क्वायर का साइज क्या होगा सच दैट इस टैंक का वॉल्यूम क्या हो जाए? मैक्सिमम। क्वेश्चन क्या है वो सबको समझा? Yes, sir. चलो एक बार ट्राई करो, फिर डिस्कस करते हैं इसको।
ओके, चलो इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि ये एक 40 मीटर स्क्वायर का प्लेन शीट है। इस शीट को आपने कन्वर्ट कर दिया आपके पास बेसिकली एक क्यूब में। टैंक बोलेंगे तो क्यूब हो जाएगा। सिर्फ कंडीशन ये है कि उस क्यूब का जो टॉप है ये ओपन है। इट्स अ ओपन क्यूब बेसिकली और ओपन टैंक। सो अब आपको बताना है, हाँ, इसका बेस जो था वो आपको स्क्वायर दिया था। तो मैंने अज्यूम किया, बेस के अपने दोनों डायमेंशन को एक्स अज्यूम किया एंड जो हाइट है इसको वाई अज्यूम किया बेसिकली। सो यहाँ पे अपने को बताना है कि बेस के डायमेंशन क्या होंगे सच दैट इसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो। देखो अगेन दो चीज, पहले तो आएगा कंडीशन कि मुझे कुछ ऐसा कंडीशन यूज करना है जिससे मैं इस 40 मीटर स्क्वायर को इस क्यूब से रिलेट कर पाऊं। सो मुझे बताओ, इसका एरिया था 40 मीटर स्क्वायर, इसको हम इस क्यूब से या टैंक से रिलेट कैसे करेंगे? सर इसका टोटल सरफेस एरिया। वेरी गुड। यहाँ पे हमको बोलना चाहिए बेसिकली एरिया ऑफ शीट, क्योंकि आपने उसी शीट को यूज किया है पूरा फॉर्म करने के लिए। सो एरिया ऑफ शीट शुड बी इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक। जो आपने टैंक बनाया है वो पूरा इसी शीट को बेंड करके बना है, तो इट शुड बी इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक। अब शीट का एरिया आपको दिया था दैट वाज इक्वल टू 40। मुझे बताओ इस टैंक का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? सर एक्स स्क्वायर प्लस 4xy। सॉरी बेटा। एक्स स्क्वायर प्लस 4xy। यस, एक्चुअली यहाँ पे आपके पास टोटल सरफेस एरिया के लिए 5 सरफेस है। नॉर्मल क्यूब में 6 सरफेस होते हैं बट इसमें 5 सरफेस है क्योंकि इसका एक सरफेस ओपन है। आउट ऑफ दीज 5 सरफेस इसका जो बेस है वो तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर का आपके पास एरिया डायरेक्टली एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस बाकी जो इसके साइड्स हैं वो सभी साइड रेक्टेंगल के फॉर्म में है, दैट इज एक्स इंटू वाई उनका एरिया होगा। तो ऐसे 4 साइड है, तो इट इज इक्वल टू 4xy। क्या सबको समझा कि इसमें 5 वॉल्स या फिर 5 ही साइड क्यों आएंगे? हाँ सर, क्योंकि ऊपर से खुला हुआ है ना इसलिए। यस, क्योंकि ऊपर से ये ओपन है तो एक आपका वो एरिया में काउंट नहीं होगा। चलो ये तो बन गया आपका इक्वेशन 40 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4xy। आपने एक्स और वाई में इक्वेशन क्रिएट कर लिया, दिस इज द कंडीशन। नाउ नेक्स्ट आते हैं सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट था बेसिकली अपना वॉल्यूम जिसको मुझे मैक्सिमाइज करना था। तो अब मुझे बताओ इस केस में वॉल्यूम का एक्सप्रेशन क्या होगा? क्यूब का वॉल्यूम क्या ए होता है या स्क्वायर क्यूबॉइड का वॉल्यूम? एक्स स्क्वायर वाई। यस, इट इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास वॉल्यूम एक्स स्क्वायर इनटू वाई। अगेन आपने एक्स स्क्वायर इनटू वाई मेंशन कर लिया। अब यहाँ से हम लोग वाई का वैल्यू पुट कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन से और इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं। तो मैं इस एक्सप्रेशन से वाई का वैल्यू निकालूंगा विच इज 40 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x इक्वल टू वाई। ये सबको समझा मैंने क्या किया? ये सर। हाँ, और यहाँ पे पुट करेंगे तो अपने को वॉल्यूम का एक्सप्रेशन मिलेगा इन टर्म्स ऑफ एक्स। इट शुड बी एक्स स्क्वायर इंटू 40 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x। फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो मुझे वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ एक्स मिलेगा x इंटू 40 माइनस एक्स स्क्वायर द होल डिवाइडेड बाय 4। नाउ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू x ये हो जाएगा अपने पास 40x, इसको भी डिवाइड कर लिया तो ये आ जाएगा अपने पास 10x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 4। नाउ नेक्स्ट स्टेप था डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 करेंगे। व्हेन आई राइट f डैश x और v डैश x तो ये हो जाएगा अपने पास 10 माइनस ऑफ 3x स्क्वायर बाय 4। जब इसको इक्वल टू 0 किया तो यहाँ से आपको x के दो आंसर मिलेंगे। बेसिकली ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 40 अपॉन 3। अब अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 40 अपॉन 3 है तो इट इज वेरी मच अंडरस्टूड कि एक्स के दो वैल्यू आएंगे प्लस माइनस ऑफ रूट 40 बाई 3। बट क्या एक्स नेगेटिव हो सकता है? नो। नो, नो। एक्स आपके पास पॉजिटिव रहेगा तो इसको मैं डायरेक्टली बोल दूंगा, आगे चेक भी नहीं करूंगा। आई कैन डायरेक्टली से ये मैक्सिमम का ही कंडीशन होगा क्योंकि एक ही कंडीशन मिला है। हाँ, अगर मल्टीपल आंसर मिलते तो मुझे चेक करना पड़ता कि कहाँ पे एफ डबल डैश नेगेटिव है, बट इस केस में चेक नहीं करना। आप डायरेक्टली भी कमेंट कर सकते हो, चेक करोगे तो भी आपको आंसर सेम मिलेगा, बट डायरेक्टली यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। तो जो क्वेश्चन में अपने को पूछा गया था कि स्क्वायर का या फिर उसके बेस का डायमेंशन बताओ सच दैट वॉल्यूम इज मैक्सिमम, तो यहाँ पे आंसर रहेगा कि जो उसका बेस है उसका साइड लेंथ होना चाहिए रूट ओवर 40 बाई 3, तभी उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपके पास मैक्सिमम। ये पार्ट क्लियर है सबको? यस सर। ओके चलो वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, जल्दी से इसको ट्राई कर लो। If a right circular cylinder, if a right circular cylinder
is inscribed in a given cone, then find the dimensions of the cylinder, such that its volume is maximum. हाँ, क्वेश्चन क्या है वो समझा? बेसिकली आपको कोन के अंदर एक सिलेंडर बनाना है। अब वो सिलेंडर के डायमेंशंस क्या होंगे सच दैट उस सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम हो। मैं खाली डायग्रामेटिकली इसको कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ ताकि आपको देखने में इजी रहे, बाकी आगे का पार्ट आप सॉल्व करना। हाँ, इसको सॉल्व करने के लिए आपको कोन और सिलेंडर दोनों के फॉर्मूलेस पता होने चाहिए। तो जो फॉर्मूला अगर नहीं पता होगा तो मुझसे पूछ लेना। एक कोन है आपके पास और इसके अंदर हमको एक सिलेंडर कंस्ट्रक्ट करना है बेसिकली। तो सिलेंडर ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू बेस ही बन सकता है। इस तरीके से आपके पास कुछ सिलेंडर बनेगा। अब आपको बताना है कि इस सिलेंडर के डायमेंशंस क्या होंगे सच दैट इसका आपके पास वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम हो जाए। ट्राई करो। आपको सर्कुलर जो भी आपका ये है कोन के बारे में कोई भी डायमेंशन नहीं दिया है बेसिकली, बट एक कंडीशन बोली है। नाउ अब यहाँ पे समझना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस में होता है, इफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन कोन। जब ऐसा लिखा होता है ना इन अ गिवन कोन, इसका मतलब पता है क्या है? एनीवन नोस मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इन अ गिवन कोन? No, sir. देखो, कोन में आपके पास दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक होता है रेडियस ऑफ द बेस और एक होता है उसका हाइट। ठीक है, अगर मैंने आपको ये दो इन्फॉर्मेशन दिया तो क्या मैं बोलूं कि आप फिर आप कोन को प्लॉट भी कर सकते हो और कोन को जस्टिफाई भी कर Yes, sir. सकते हो। सो बेसिकली कभी भी किसी क्वेश्चन में ऐसा लिखा होगा ना कि इन अ गिवन कर्व, तो ये मान के चलो कि आपको ये दो कंडीशन दे रखी है, आपको इसके रिस्पेक्ट में बाकी सब कुछ सॉल्व करना है। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। यहाँ पे गिवन कोन लिखा था तो आप अज्यूम करके चलोगे कि आपको पता है कि जो कोन है उसका रेडियस r है और जो कोन है उसका हाइट जो है वो h है। तो बेसिकली आपको जो भी आंसर्स निकालने हैं वो r और h के फॉर्म में निकालने हैं, ये ध्यान रखना बस खाली। ठीक है, कभी भी कोई गिवन फिगर देगा तो यू कैन अज्यूम स्टैंडर्ड डायमेंशंस ऑफ दैट फिगर। जो स्टैंडर्ड डायमेंशंस होते हैं वो आप अज्यूम कर सकते हो। लाइक इन केस ऑफ क्यूबॉइड, आपको बोला गया है ना गिवन क्यूबॉइड, तो समझ जाओ कि आप एल बी और एच दोनों को अज्यूम कर सकते हो, तीनों को अज्यूम कर सकते हो, और जो वैल्यू बोला है आप उसको इस फॉर्म में निकाल सकते हो। सिमिलरली इन दिस केस, जब बोला गया गिवन कोन तो मैंने आर और एच अज्यूम कर लिया। अब मुझे सिलेंडर के डायमेंशन इस आर और एच के फॉर्म में फाइंड आउट करने हैं। ट्राई करो सब लोग। हेलो सर। हाँ बेटा। लेकिन इससे मतलब हमें फायदा क्या होगा, क्योंकि आर और एच तो मतलब जो वेरिएबल ही है ना नहीं बेटा, टेक्निकली। आर और एच वेरिएबल हैं, बट उसने क्या बोला इन अ गिवन कोन। तो बेसिकली अभी जो आर और एच वो वेरिएबल नहीं हुआ, अब वो कांस्टेंट हो गए बेसिकली, क्योंकि एक कोन फिक्स होगा तो उसके अंदर सिलेंडर मूव करेगा। डायमेंशन सिलेंडर के वेरी होंगे, कोन तो फिक्स हो चुका है आपके पास। तो यहाँ पे आर और एच कांस्टेंट है। जो सिलेंडर के डायमेंशन होंगे वो आपको फाइनल आंसर आर और एच के फॉर्म में मिलेगा अभी, क्योंकि उसने क्या बोला, इट्स द कोन इज गिवन। कोन इज गिवन का मतलब ये है कि आपके पास कहीं ना कहीं वो जो कोन है वो फिक्स है। तो अगर कोन फिक्स है तो उसका रेडियस भी फिक्स होगा, उसका हाइट भी फिक्स होगा। तो वही मैंने अज्यूम किया है कि रेडियस ऑफ कोन इज आर, हाइट ऑफ कोन इज एच। तो बेसिकली आर एच आपका वेरिएबल नहीं है, आर एच विल बी कंसिडर एज कांस्टेंट नाउ। तो आपके आंसर जो भी है वो आर और एच कांस्टेंट के फॉर्म में आने चाहिए। Okay.
Okay, anybody got the answer? Anyone? नो सर, इसका रिलेशन नहीं मिल रहा है। चलो मैं बताता हूँ। देखो कोन के केस में आप एक चीज ध्यान रखना हमेशा, कोन के केस में एक रिलेशन स्टैंडर्ड आपका हमेशा वर्क करेगा और वही आपको कोन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। यहाँ से ना इसके सेंटर पे एक परपेंडिकुलर बना दो, यहाँ पे आपको सिमिलर ट्रायंगल का केस मिलता है एंड वही आपको हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए। हाँ, इस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर दो। अब देखो, आपको उसने क्या बोला था कि आपको सिलेंडर के डायमेंशंस के बारे में कमेंट करना है। सो सिलेंडर में अपने पास 2 ही डायमेंशन है, दोनों को अज्यूम कर लेते हैं। लेट फर्स्ट इज जो अपने पास सिलेंडर का रेडियस है, इसको मैं x अज्यूम कर लेता हूँ एंड जो सिलेंडर का हाइट है, इसको y अज्यूम कर लेता हूँ। तो बेसिकली मुझे इन दोनों पे कमेंट करना है। नाउ अब यहाँ पे मुझे पहले तो x और y को रिलेट करना पड़ेगा। अब रिलेट कैसे करते हैं वो देखो। सो अज्यूम दिस टू बी एंगल थीटा, ठीक है, इसको एंगल थीटा लेना। क्या एक ट्राइंगल ये वाला, दिस स्मॉलर ट्राइंगल एंड द बिगर ट्राइंगल, बोल सकता हूँ दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं क्योंकि एक एंगल तो कॉमन हो गया, दोनों में एक एक एंगल 90 हो गया एंड थर्ड अपने पास बाय डिफॉल्ट इक्वल हो जाएगा। तो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है अपने पास। यस सर। तो बेसिकली मुझे बताओ ये हाइट कितना होगा? h माइनस वाई, यस, यहाँ से आपको रिलेशन मिलेगा h माइनस वाई अपॉन व्हाट अबाउट दिस कंप्लीट हाइट, तो ये हो गया h इज इक्वल टू ये रेडियस हमने अज्यूम किया है दैट इज इक्वल टू x अपॉन ये कंप्लीट रेडियस दैट इज इक्वल टू r। क्या ये एक रिलेशन मिल गया अपने को? अब ये जो रिलेशन है ये x और y में है क्योंकि हमने खुद अभी देखा है कि h और r तो कांस्टेंट थे, तो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ये अपना जो रिलेशन आया ये x और y में आ गया है। अब मुझे आना है उस कंडीशन पे या उस सब्जेक्ट पे जिसको मुझे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या मैक्सिमाइज करना था? वॉल्यूम, वो भी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। मुझे बताओ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या था? पाई स्क्वायर। यस, इट इज पाई आर स्क्वायर इनटू एच। ये होता है आपके पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला। इन दिस केस इट विल बी पाई एक्स स्क्वायर इनटू वाई। ये समझे कैसे लिखा मैंने? हाँ, रेडियस आपका x था और हाइट आपका y था। नाउ अब यहाँ पे आपका जो एक्सप्रेशन है वो दो वेरिएबल के फॉर्म में क्रिएट हुआ है, बट मैं इसको इजीली सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे? सो यहाँ पे अपने पास जो फर्स्ट इक्वेशन है, क्या इस फर्स्ट इक्वेशन को मैं लिखूं 1 माइनस वाई अपॉन एच इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर, और इसी को अरेंज कर लूंगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन आर is equal to y upon h, or I can write this part as y is equal to h times of r minus x the whole upon r। ये सबको समझा मैंने क्या किया? हाँ, अब यहाँ पे पुट कर देते हैं वैल्यू। सो ये वॉल्यूम का आपके पास जो एक्सप्रेशन है इन टर्म्स ऑफ x वो कुछ ऐसा दिखेगा, पाई इंटू एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ y विच इज h into r minus x the whole divided by r। अब इस एक्सप्रेशन में आपको दिख रहा है कि x is the only variable बिकॉज बाकी सब कुछ है, वो सब कुछ कांस्टेंट है अपने पास। तो इसको डायरेक्टली हम डिफरेंशिएट कर देंगे या पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलो थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा दिखेगा। सो v ऑफ x का जो वैल्यू आ जाएगा अपने पास वो कुछ ऐसा दिखेगा। फर्स्ट टर्म विल बी पाई इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एच, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, माइनस सेकेंड टर्म आएगा अपने पास पाई इंटू एक्स क्यूब इंटू एच अपॉन आर। एक बार चेक कर लो एक्सप्रेशन, यही बनेगा। फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई किया तो दिस इंटू दिस होल आर अपॉन आर, तो आर से आर कैंसिल, सेकेंड टर्म में माइनस में एक्स मल्टीप्लाई और अपॉन में आर आ जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज वी डैश एक्स, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। जब वी डैश एक्स निकाला तो ये बनेगा 2 पाई एक्स इंटू एच माइनस 3 टाइम्स ऑफ पाई एक्स स्क्वायर इंटू एच दी होल अपॉन आर। इसको इक्वल टू 0 करेंगे। जब इसको इक्वल टू 0 किया तो मुझे कुछ कॉमन मिलेगा। कॉमन टर्म्स में होंगे अपने पास एक तो पाई, एक एक्स, एक एच, यही होगा। हाँ, बचेगा अपने पास 2x, नहीं x तो कॉमन आ गया, 2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ x अपॉन आर, 3 टाइम्स ऑफ x अपॉन आर इज इक्वल टू 0। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो। यस सर। नाउ अब यहाँ से x के दो आंसर्स मिलेंगे। एक हो जाएगा x इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड आंसर विल बी
x इज इक्वल टू 2r/3। अब लॉजिकली आप खुद ही बोल सकते हो कि सर x इक्वल टू 0 अगर गलती से कर दिया तो वॉल्यूम मैक्सिमाइज तो नहीं होगा पर मिनिमाइज जरूर हो जाएगा, क्योंकि x को 0 करने पे वॉल्यूम 0 हो जाएगा एंड वॉल्यूम 0 मतलब मिनिमम। तो इट इज वेरी मच अंडरस्टूड कि ये वैल्यू मैक्सिमम का तो नहीं हो सकता, तो मैक्सिमम का वैल्यू यही होना चाहिए। दिस विल बी द कंडीशन फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम। अब अगर आपने x फाइंड आउट कर लिया है तो क्या मैं सिंपल सा बोलूं कि इसकी हेल्प से हम लोग y भी फाइंड आउट कर सकते हैं थ्रू दिस रिलेशन। Yes, sir. सो y अपने को मिलेगा h टाइम्स ऑफ r माइनस x दी होल अपॉन r। अब अगर मैं x का वैल्यू पुट करूं तो y कितना आएगा देखना, इट विल बी r माइनस ऑफ 2r/3 दी होल डिवाइडेड बाय r। अगर इसको कैंसिल आउट करूं तो यहाँ पे r/3 बचेगा, r से r कैंसिल, तो फाइनली आपको आंसर मिलेगा y is equal to h/3। So y equal to h/3 and x is equal to 2r/3। अब इस क्वेश्चन को पूछने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ये अपना फाइनल आंसर आ चुका है, अपने से क्वेश्चन में यही पूछा गया था, बट वो क्वेश्चन में किस किस तरीके से पूछ सकते हैं वो देख लो। सबसे पहला ये होता है कि r और h आपने अज्यूम किए थे क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में गिवन था इट वाज द कोन इज गिवन बेसिकली, तो हमने कोन के डायमेंशन अज्यूम कर लिए। अब इस क्वेश्चन को पूछने का एक टेक्निक तो ये होता है कि आपके पास जो हाइट ऑफ कोन है और हाइट ऑफ सिलेंडर, उनका रेशो क्या होना चाहिए सच दैट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम। तो अगर आपको हाइट ऑफ कोन अपॉन हाइट ऑफ सिलेंडर बोलेगा तो क्या मैं बोलूं इट इज नथिंग बट y अपॉन h की बात चल रही है या फिर h अपॉन y की बात चल रही है। हाइट ऑफ Yes, कोन sir. बाय हाइट ऑफ Yes, सिलेंडर। sir. हाइट ऑफ कोन हो जाएगा बेसिकली h, हाइट ऑफ सिलेंडर इज y, तो मुझसे बात चल रहा है h अपॉन y का, उसका वैल्यू आ जाएगा 3। सिमिलरली रेशियो ऑफ रेडियस भी पूछ सकता है, दैट विल बी इक्वल टू 2/3। तो ये जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, इस पूरे क्वेश्चन में इस कंडीशन को ध्यान रखना। अब हो सकता है मोस्टली आपने यही कंडीशन मिस किया होगा, दिस इक्वेशन। कभी भी कोन बनेगा ना तो कोन में ये इक्वेशन ऑलवेज बनेगा, यूज द कंडीशन ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, वहां पे आपको कोन में एक रिलेशन हमेशा मिल जाएगा। अब मुझे बताओ इस पार्ट में किसको डाउट। सर यहाँ पर x, हाँ हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। सर यहाँ पर x जो रेडियस को डिनोट कर रहा है ना? हाँ रेडियस ऑफ सिलेंडर को डिनोट कर रहा है बेटा। ओके सर। ओके चलो, किसी और को कुछ डाउट इस पार्ट में। सर अभी आपने जो 3 क्वेश्चन कराए वो तीनों वैरायटी बोर्ड्स के टेक्स्ट बुक में एक के बाद एक ही था। हाँ उसका रीजन बोलता हूँ मैं कैसा है, मैंने आपको स्टार्टिंग में मेंशन भी किया था बेटा कि क्या होता है ना कि ये जो पार्ट है पर्टिकुलरली कैलकुलस और यू कैन से डिफरेंशियल एज वेल एज इंटीग्रल कैलकुलस, ये आपके टेक्स्ट बुक में काफी अच्छे लेवल पे दे रखा है। क्योंकि ये अगर आप कंपेयर करोगे एनसीईआरटी से तो वहां पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ये नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। द रीजन बीइंग कि ये क्वेश्चन ना डायरेक्टली आपको मेंस लेवल पे पूछे जा चुके हैं और इस टाइप के क्वेश्चन आते भी हैं, ये सब क्वेश्चन मेंस में आ चुके हैं ऑलरेडी, तो इसलिए ये क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा सर आपका बोर्ड का टेक्स्ट पूरा बुक बुक अच्छा बन सॉल्व जाता करना है। है इसमें। सॉरी। सर ये कैलकुलस डिफरेंशिएशन के बोर्ड का पूरा बुक सॉल्व कर देना। हाँ हाँ हाँ, ये सबसे ज्यादा एडवाइजेबल है। सबसे पहले आपको आपका महाराष्ट्र बोर्ड का पूरा बुक सॉल्व करना है, उसके बाद फिर आप कुछ भी सॉल्व करना, क्योंकि ये सारे चैप्टर्स ना आपके बुक में काफी अच्छे लेवल पे दे रखे हैं। मतलब ऑब्वियसली उन्होंने मेंस लेवल को बहुत अच्छे से टच कर रखा है और एडवांस तक नहीं जाएगा ऑब्वियसली, तो एडवांस का प्रैक्टिस हम लोग अलग से करेंगे। बट यस, यहाँ पे जो उन्होंने क्वेश्चन दिए थे ये सारे क्वेश्चन आपके प्रॉपर मेंस लेवल के हैं क्वेश्चन। चलो ओके नेक्स्ट सर। देखते हैं। हाँ इनफैक्ट चेक करोगे तो आपको पीवाईक्यू में ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, पता है ये सारे पीवाईक्यूज हैं। हाँ ये नेक्स्ट सर क्वेश्चन ट्राई कर करो। नेक्स्ट इज अ square piece of tin। सर एक बार प्रीवियस पेज दिखाएंगे? ओके कौन सा पार्ट बेटा बता दो मुझे। हाँ सर, बस यही, एक सेकंड। ओके ओके सर। हाँ चलो नेक्स्ट है अपने पास अ स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर, ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर is to be made into a box without top, by cutting a square
from each corner, and folding up to form a box. What should be the side of square? What should be the side of square to be cut off such that volume of boxes maximum. क्वेश्चन क्या है उसको डायग्रामेटिकली में एक बार एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, बाकी आई होप समझ गया होगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक टिन का शीट है ऑफ स्क्वायर शेप। अब उसने क्या बोला, इस टिन शीट पे से ना आपने हर एक कॉर्नर से एक एक स्क्वायर कट किया। ऑब्वियसली सबके डायमेंशन सेम है, तो आपने हर एक कॉर्नर से इसका एक एक स्क्वायर ऐसे कट कर दिया। अब थोड़ा सा इमेजिन करना, जब आपने एक एक स्क्वायर कट किया तो बोलूं ये साइड फोल्ड होके इसका एक हाइट बन जाएगा, ये साइड फोल्ड होके एक हाइट बन जाएगा, ये फोल्ड होके एक हाइट और एक बॉक्स बन जाएगा। बेसिकली इट विल बी अ ओपन बॉक्स। ये इमेजिन हो रहा है कैसे हुआ? यस सर। हाँ, ये स्क्वायर को कट कर दो यहाँ से। जब स्क्वायर को कट करोगे तो आपके पास कैसा दिखेगा? यही शीट आपके 4 एज से बेसिकली फोल्ड हो सकती है। अब इनको आप यहाँ से फोल्ड करना स्टार्ट करो, 1 2 3 4, तो एक ओपन बॉक्स बन जाएगा। आपको बोला गया है कि हम किस साइड का स्क्वायर कट करें सो दैट ये बॉक्स का एरिया या इसका वॉल्यूम क्या हो जाए आपके पास? मैक्सिमम। चलो ट्राई करो सब लोग उसको।
ओके, चलो काफी लोगों ने सॉल्व कर लिया है, जल्दी से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सो इसमें अपने पास थोड़ा सा ये समझना कि हमको बेसिकली स्टार्ट करने के लिए जो इक्वेशन बनाना होता है वो कैसे बनेगा। सो अज्यूम कर लो कि जो स्क्वायर है उसका साइड एक्स है बेसिकली, ये एक्स है तो सभी स्क्वायर का साइड आपके पास सेम हो गया। नाउ क्वेश्चन में अपने को इनिशियली दिया था कि जो स्क्वायर पीस है उसका साइड लेंथ है 18। तो मुझे बताओ आफ्टर कटिंग ऑफ द स्क्वायर और बिफोर यू कैन से कटिंग ऑफ द स्क्वायर आपके पास कौन सी चीज कंजर्व होगी, क्या इक्वल होगा। जैसे हमने रीशेप वाले केस में किया था कि एरिया को इक्वल किया था, वैसे यहाँ पे क्या इक्वल होगा। सॉरी, ओके, चलो क्या इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जब आपने स्क्वायर्स को कट ऑफ किया तो जो आपके पास एरिया ऑफ शीट बचेगा, एरिया ऑफ शीट वो हो जाएगा बेसिकली 18 स्क्वायर माइनस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ये सर। ये आप ठीक है। अब जब आपने इसको बॉक्स में कन्वर्ट किया, इसको एक ओपन बॉक्स में आपने कन्वर्ट किया, तो वो ओपन बॉक्स बेसिकली क्यूब बन गया और ये क्यूबॉइड बन गया आइकन से। तो इस पार्ट में मैं यूज कर सकता हूँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब मुझे खाली इतना बता दो कि वो जो क्यूबॉइड बना है उस क्यूबॉइड का अपने पास हाइट कितना होगा। सॉरी, एक्स होगा। एक्स एक्स होगा, होगा यस। सर, एक्स साइड जब इसको होगा। ऊपर उठाओगे तो आपको एक्स मिलेगा, उसका हाइट हाइट हो जाएगा एक्स। उसका विड्थ कितना होगा 18 माइनस 18 2 minus 2x, और उसका लेंथ। 18 minus 2x. सेम। यस, वेरी गुड। लेंथ और विड्थ दोनों जो हैं वो आपके पास हो जाएंगे 18 माइनस 2x, ये भी 18 माइनस 2x है, ये भी 18 माइनस 2x है। और जब इसको आप ऊपर उठाओगे तो ये जो है दिस x विल कन्वर्ट टू हाइट। तो बेसिकली जो आपका क्यूब का टोटल सरफेस एरिया आएगा वो कितना होगा मुझे बताओ। 5 into 18 into ओके, नहीं 5 नहीं होगा बेटा, यहाँ पे बेस अलग चलेगा और बाकी साइड अलग चलेंगे, बट क्या उसका सर अपने को बेस का यूज हो है। जाएगा 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर। हाँ, बेस का हो जाएगा 18 माइनस 2x दी होल स्क्वायर एंड आपके पास और जो बाकी है रेक्टेंगल्स बनेंगे बेसिकली, उनका होगा x बाकी इंटू का हो 18 जाएगा 4 माइनस इंटू 2x। 18 माइनस 2x इंटू एक्स। यस, 4 इंटू एक्स इंटू 18 माइनस 2x, ठीक है। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। बट आई थिंक मुझे इसका रिक्वायरमेंट शायद ना भी लगे क्योंकि अपने को शायद वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, करेक्ट है। ये सर वॉल्यूम बोले। हाँ, वॉल्यूम बोला है। सो यहाँ पे अपने को अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा बताओ। 18 माइनस 2x द होल स्क्वायर इंटू एक्स। यस, इट विल बी 18 माइनस 2x द होल स्क्वायर इनटू x। और ये जो वॉल्यूम है ये डायरेक्टली एक सिंगल वेरिएबल की फॉर्म में आ रहा है, तो सीधे इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं और कुछ है ही नहीं यहाँ पे। सो वॉल्यूम ऑफ x, हाँ बेटा। सर ये टीएसए को सॉल्व करने का जो लॉजिक क्या है? टीएसए का बेटा लॉजिक ये होता है कि अपने को क्यूबॉइड दिख रहा है, इसको ऐसा देख सकते हो आप कि इसी को जब मैं प्रॉपरली एक शेप में कन्वर्ट करूंगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। मैं इसको आपको 3D व्यू में कंस्ट्रक्ट करके दिखा देता हूँ। इट इज समथिंग लाइक दिस, ऐसा एक शेप बन जाएगा। ये शेप जो अपने पास है, इस शेप में जो टॉप पार्ट है ये एम्प्टी है, ये ओपन है बेसिकली, टॉप पार्ट में कुछ नहीं है। अब जो इसका लेंथ और विड्थ है इनका सबका आपके पास वैल्यू सेम हो जाएगा, दैट इज 18 माइनस 2x और यहाँ पे 18 माइनस 2x और ये अपने पास x हो गया। नाउ अब अगर मैं यहाँ पे सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया की बात करूँ तो ये हो जाएगा अपने पास 4 टाइम्स, तो ये बेस है दैट इज 4 टाइम्स ऑफ दिस, तो x इंटू 18 माइनस 2x का 4 टाइम्स और प्लस उसके पास एक स्क्वायर जो था नीचे वाला 18 माइनस 2x का स्क्वायर, तो ये आपके पास टीएसए बना बेसिकली। नाउ लॉजिकली एरिया ऑफ शीट पहले वाला पार्ट और बाद वाला पार्ट दोनों सेम होना चाहिए था, तो ये दोनों का वैल्यू इक्वल होना चाहिए। बट स्टिल यहाँ अपने को वॉल्यूम को सॉल्व करना है तो हम डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं, अगर इसको नहीं यूज करेंगे तो भी चलेगा। तो वॉल्यूम का जो एक्सप्रेशन बन रहा है वो ये बन रहा है। अब मैं डायरेक्टली यहाँ से v डैश x निकाल देता हूँ। व्हेन आई सॉल्व v डैश x तो ये दिखेगा 18 minus 2x the whole square into differentiation of x, ये तो हो गया 1। नेक्स्ट इज x times of differentiation of this, तो 2 into 18 minus 2x is equal to 0। इन दोनों में से अपने को कॉमन दिखेगा बेसिकली 18 minus 2x। 18 minus 2x कॉमन आया तो ये बचेगा 18 minus of 2x प्लस यहाँ पे आपके पास क्या बच जाएगा 2x। चेक कर लो एक बार। ये सर। ओके, अच्छा थोड़ा सा मैंने मिस्टेक किया ना डिफरेंशिएशन में। सर x का भी 2 आएगा ना?
हाँ, यहाँ पे x का भी 2 आएगा और साइन पे भी माइनस इम्पैक्ट 2। होगा। यस, यस, यस। यहाँ पे पहले इस x को मैंने लिखा, फिर फिर सर, ये 2 पावर का आ जाएगा। हाँ बेटा, सर सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने पूरा ओपन करके डिफरेंशिएट कर दिया। चलेगा, कोई इश्यू नहीं है, उससे भी आ जाएगा और इससे भी आपको डायरेक्टली आंसर मिलेगा। सिर्फ मैंने ये -2 मिस कर दिया था। तो ये हो जाएगा 18 - 2x मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे हो जाएगा 18 - 2x माइनस ऑफ 4x इक्वल टू 0। एक बार चेक कर लो, अब बराबर है? हाँ, अब यहाँ पे सॉल्व करने पे 2 आंसर मिल रहे हैं। एक मिल रहा है 18 - 2x इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 9। सेकंड मिलेगा 18 - 6x इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 3। अब इट इज वेरी मच ऑब्वियस कि अगर आपने x को 9 लिया, तो स्क्वायर का साइड अगर 9 है, तो 9 इधर से, 9 इधर से, मतलब ये तो 0 हो गया ना फिर बेसिकली 18 - 2x। ठीक है, यस सर। अगर 18 - 2x 0 हुआ, तो उस केस में वॉल्यूम मैक्सिमम तो नहीं हो सकता। दिस इज डेफिनेटली द कंडीशन फॉर मिनिमम वॉल्यूम। ये आपके पास मिनिमम की कंडीशन है। तो ऑब्वियसली अगर x इक्वल टू 9 मिनिमम की कंडीशन है, तो मैक्सिमम की कंडीशन क्या हो जाएगी? x इज इक्वल टू 3। और यही 3। आपसे पूछा गया था, आई थिंक। उसने पूछा था कि जो आपका स्क्वायर है, व्हाट शुड बी द साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कट ऑफ। तो यहाँ पे आप सिंपल सा आंसर बोल दोगे, इट शुड बी ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर जब आप कट ऑफ करोगे, तो आपको जो भी वॉल्यूम मिलेगा, वो वॉल्यूम बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। ये पार्ट सबको क्लियर है? यस सर। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट ट्राई करो। सो इट सेज a normal is drawn a normal is drawn to the ellipse x square by 25 plus y square by 16 equal to 1. Find the maximum distance. Find the maximum distance of this normal. Find the maximum distance of this normal from center. From the center. बेसिकली यू ऑल नो कि एलिप्स है तो इसमें मल्टीपल नॉर्मल्स बनेंगे, पर आपको किसी भी नॉर्मल का जो सेंटर से मैक्सिमम डिस्टेंस हो सकता है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेसिकली। जो भी नॉर्मल आपके पास होंगे उनमें से कोई एक नॉर्मल होगा जिसका सेंटर से डिस्टेंस मैक्सिमम होगा, तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है वो आपको फाइंड आउट करना है। ट्राई करो।
ओके, एनीबॉडी गॉट द आंसर? चलो मुझे खाली ये बताओ, आप लोग अप्रोच क्या यूज कर रहे हो? बिकॉज थोड़ा सा क्या है, ज्योमेट्री का पार्ट यूज कर लोगे तो क्वेश्चन शायद इजी हो जाएगा, नॉर्मल अप्रोच से मे बी लेंदी हो सकता है। तो बेसिकली आपको एक एलिप्स दिया हुआ है अलोंग एक्स एक्सिस। अब आपसे बोला है कि इस एलिप्स का नॉर्मल आपको चेक करना है, और इसमें बहुत सारे नॉर्मल्स हैं, तो किसी भी नॉर्मल का, या फॉर एग्जांपल जिस नॉर्मल का सेंटर से डिस्टेंस मैक्सिमम है, आपको वो डिस्टेंस पे कमेंट करना है बेसिकली। सो अब यहाँ पे इट इज वेरी मच ऑब्वियस कि मुझे नॉर्मल का इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। मुझे बताओ एलिप्स के नॉर्मल का इक्वेशन हम कैसे कैसे क्रिएट करते थे, क्या कंडीशंस थी? आप लोग कैसे इनिशिएट कर रहे हो ये बताओ मुझे क्वेश्चन को। जैसे टैंजेंट के केस में अगर आपको याद होगा, तो टैंजेंट का इक्वेशन निकालने के हम तीन मेजर टेक्निक यूज करते थे, t इक्वल टू 0, पैरामेट्रिक एंड कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। सबको याद है? यस सर। इसी में से अगर आप पैरामेट्रिक को ऑब्जर्व करो, तो पैरामेट्रिक वाज वन इक्वेशन जो कहीं ना कहीं एक ही वेरिएबल थीटा पे डिपेंड करता था, और वही इक्वेशन मैं यहाँ भी यूज करूंगा। देखना कैसे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है, तो पहले उस पॉइंट का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट अज्यूम करेंगे। इस केस में आ जाएगा 5 cos थीटा, 4 sin थीटा। ये सबको क्लियर है? Yes. अब इस पे हम लोग टैंजेंट का स्लोप निकाल ले पहले, इसको डिफरेंशिएट करके, फिर टैंजेंट के स्लोप से नॉर्मल का इक्वेशन निकाल लेंगे। सो टैंजेंट का जो स्लोप आएगा अपने पास वो हो जाएगा 2x अपॉन 25 प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स अपॉन 16 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करने पे मुझे डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू मिल रहा है, इट इज नथिंग बट माइनस ऑफ 16x अपॉन 25y। एक बार चेक कर लो, स्लोप का वैल्यू बेसिकली माइनस 16x अपॉन 25y। अब यहाँ पे हम पर्टिकुलरली इस पी पॉइंट की बात कर रहे थे, तो स्लोप ऑफ टैंजेंट एट पॉइंट पी, इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस 16 इंटू एक्स इज नथिंग बट इक्वल टू 5 cos थीटा दी होल अपॉन 4 टाइम्स 25 इंटू 4 टाइम्स ऑफ साइन थीटा। ये अपना y हो गया। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, इट इज कमिंग आउट टू बी माइनस 4 cos थीटा अपॉन 5 टाइम्स ऑफ साइन थीटा। ये अपने पास स्लोप ऑफ टैंजेंट आया। तो मुझे बताओ स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा? 5 sin theta upon 4 cos theta. 5 Yes, sin it theta will by be 4 cos theta. 5 sin थीटा बाय 4 cos थीटा। अब मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल का इक्वेशन लिखता हूँ एट दिस पॉइंट। तो जो नॉर्मल है उसका इक्वेशन हम लिख लेंगे y माइनस y1 विच इज नथिंग बट 4 sin थीटा इज इक्वल टू m आया था अपने पास 5 sin थीटा अपॉन 4 cos थीटा into x minus x1 which is 5 times of sin थीटा। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लेट्स सी क्या बनेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 4y into cos थीटा माइनस 4 टाइम्स ऑफ sin थीटा into cos थीटा इज इक्वल टू 5x into, अच्छा यहाँ मैंने गड़बड़ किया है ना, ये साइन नहीं cos आना चाहिए ना, x माइनस x1 जो कोऑर्डिनेट था वो 5 cos थीटा और 4 sin थीटा था। हाँ, so it should be 5x into sin theta। सर 4 cos से जाएगा ना? नहीं बेटा, 5 cos और 4 sin था ना, 5 cos थीटा एंड 4 sin थीटा। यस सर। हाँ, सो यहाँ पे अपने पास 5x इंटू ये हो जाएगा sin थीटा प्लस 5 इंटू, हाँ और एक चीज और भी मिस्टेक हुआ है, 4 इंटू 4 16 होता है ना बेसिकली, ये यहाँ मैंने गलती से 4 लिखा हुआ है। एक बार कैलकुलेशन को प्रॉपर्ली पूरा चेक कर रहे हैं, देखना। सबसे पहले 4 cos थीटा का y में मल्टीप्लाई हुआ तो इट शुड बी 4y cos थीटा। नेक्स्ट इज 4 cos थीटा का 4 sin थीटा में मल्टीप्लाई हुआ तो इट विल बी माइनस 16 sin थीटा cos थीटा प्लस 5x मल्टीप्लाई बाय थीटा तो इट विल बी 5x इंटू थीटा। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास माइनस और माइनस, तो ये फाइनली आपको दिखेगा माइनस ऑफ 5 टाइम्स sin थीटा या 25 टाइम्स sin थीटा इंटू cos थीटा। सिर्फ इसी इक्वेशन को आप थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे, अरेंज करके अपने को ऐसा दिखेगा 5x sin थीटा माइनस 4y cos थीटा माइनस ऑफ 9 टाइम्स ऑफ sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू 0। ये बना है अपना नॉर्मल का इक्वेशन। हमको बोला गया था कि नॉर्मल का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन उसको आपको मैक्सिमाइज करना है। सो अब मुझे बताओ
इस लाइन का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन हम कैसे कमेंट कर सकते हैं? क्या फॉर्मूला था? C upon under root of a square plus b square. Yes, it was c upon under root of a square plus b square. तो ये हो जाएगा 9 sin theta cos theta the whole divided by under root of a square plus b square. a square हो गया आपके पास 25 sin square theta plus b square will be 16 times of cos square theta. ये अपना बेसिकली डिस्टेंस बनेगा. अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं. When I simplify it further तो ये हो जाएगा d is equal to 9 times of sin theta into cos theta the whole upon यहाँ पे आ जाएगा 16 plus 9 times of sin square theta. अब मुझे बताओ इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हम एक्सप्रेशन तक तो पहुंच चुके हैं. अब मुझे इस एक्सप्रेशन को मैक्सिमाइज करना है बिकॉज दिस इज नथिंग बट द एक्सप्रेशन फॉर डिस्टेंस. अब इसको मैं मैक्सिमाइज कैसे कर सकता हूँ शॉर्टेस्ट वे में? 9/5. सॉरी 9 बाय ओके बोलो क्या अप्रोच यूज कर सकते हैं इसके लिए? शॉर्टेस्ट अप्रोच जिससे अपने को आंसर भी मिल जाए और कहीं ना कहीं अपने पास लॉजिक भी बिल्ड हो जाए. साइन थीटा एंड कॉस का मैक्सिमम, बट बेटा दोनों साथ में मैक्सिमम नहीं हो सकते ना. अगर कहीं पे आपने साइन को मैक्सिमम किया तो उसी पॉइंट पे कॉस 0 हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा बेसिकली. तो क्वेश्चन अटक जाएगा आपके पास. अगर दोनों के एंगल डिफरेंट होते तो फिर आप बोल देते कि हाँ चलो सर ठीक है साइन को भी मैक्सिमम कर दो कॉस को भी मैक्सिमम कर दो, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे आपके पास हाँ डिनोमिनेटर को लेके कमेंट कर सकते हैं, बट बेटा यहाँ पे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों ही आपके पास कहीं ना कहीं वेरिएबल है, तो मुझे दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा. अब देखो इस केस में क्या होगा, ये तो हमने एक्सप्रेशन क्रिएट कर लिया. अब मुझे कुछ अप्रोच दिख नहीं रहा है तो मैं एक काम करता हूँ डिफरेंशिएशन यूज करता हूँ. देखना कैसे. क्या मैं इसी पार्ट को लिख सकता हूँ 9 बाय या फिर इसको मैं लिख देता हूँ 9 sin 2 थीटा होल अपॉन 2 टाइम्स ऑफ रूट ओवर 16 प्लस 9 sin स्क्वायर थीटा. ये मेरा बेसिकली एक फंक्शन बन चुका है थीटा का. अब मैं चेक करता हूँ इसको डिफरेंशिएट करके कि इस फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने का स्कोप f डैश 0 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वो एक बार देख लेते हैं. इसका डिफरेंशिएशन f डैश थीटा तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ रूट 16 प्लस 9 sin स्क्वायर थीटा इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ 9 sin 2 थीटा तो ये हो जाएगा आपके पास 18 टाइम्स ऑफ cos 2 थीटा माइनस 9 sin 2 थीटा एज इट इज और डिफरेंशिएशन ऑफ दिस तो 2 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ रूट 16 प्लस 9 sin स्क्वायर थीटा इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ 16 प्लस 9 sin स्क्वायर थीटा दैट बिकम्स 18 टाइम्स ऑफ sin थीटा इनटू cos थीटा. अपॉन में जो टर्म आएगा उसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि बेसिकली वो इक्वल टू 0 में जाने वाला है. अब ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होके क्या बनेगा इसको देखो. यहाँ पे 2 से 2 भी कैंसिल, एलसीएम ले लिया तो इट बिकम्स 36 टाइम्स ऑफ 16 प्लस 9 sin स्क्वायर थीटा इनटू नेक्स्ट हो जाएगा अपने पास cos ऑफ 2 थीटा माइनस यहाँ पे आ जाएगा ये टर्म को 9 इंटू 9 81 लिख देता हूँ पहले तो sin ऑफ 2 थीटा इनटू क्या इसको भी मैं sin 2 थीटा लिख सकता हूँ? Yes, sir. ठीक है इक्वल टू 0. अब यहाँ पे जो क्वेश्चन अपना सिंप्लीफाई हुआ इसको देख लेते हैं इसमें और क्या क्या टर्म्स आ रहे हैं. 36 और 81 तो 9 कॉमन निकल के कैंसिल आउट कर लेते हैं. इट बिकम्स 4 16 प्लस 9 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इनटू cos 2 थीटा माइनस एक 9 यहाँ से चला गया है तो इट बिकम्स 9 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू 0. अब यहाँ से थीटा पे कमेंट करना कुछ पॉसिबल लग रहा है अपने को. सिंप्लीफाई करके एक टर्म साइन में है एक टर्म कॉस में है, हम अगर चाहें तो इसको भी कॉस में क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है हो तो जाएगा, थोड़ा सा लेंदी है बट इजीली आपके पास यहाँ पे आंसर तो मिलेगा. देखो कैसे. क्या मैं इस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2. बेसिकली मैं पूरे क्वेश्चन को कॉस में रिड्यूस कर रहा हूँ, वो भी कॉस 2 थीटा में इनटू कॉस ऑफ 2 थीटा माइनस 9 1 माइनस ये कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इसको कॉस स्क्वायर 2 थीटा. एक बार चेक करो मैंने पूरे क्वेश्चन को कॉस 2 थीटा में रिड्यूस किया है, इस टर्म को भी और इस टर्म को भी. अब सिर्फ सिंप्लीफिकेशन का पार्ट बाकी है तो इसको समझना. कैंसिल आउट किया पूरा एलसीएम लेके तो बाहर 2 बचेगा, अंदर हो जाएगा 32 प्लस 9 32 प्लस 9 इज नथिंग बट 41 माइनस 9 टाइम्स ऑफ कॉस
2 थीटा, जो अपॉन का 2 था वो इससे कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाइड बाय cos 2 थीटा माइनस 9 प्लस 9 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं तो इट बिकम्स 82 माइनस ऑफ 82 cos 2 थीटा, 82 cos 2 थीटा माइनस 9 टाइम्स ऑफ, और 9 भी नहीं 18 होना चाहिए, 9 इंटू 2 18 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 9 प्लस 9 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक रिड्यूस हुआ है, फाइनल क्वाड्रेटिक को मैं लिखता हूँ, एक बार चेक करना, 9 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस ऑफ 82 टाइम्स ऑफ cos 2 थीटा प्लस 9 इक्वल टू 0। आई सपोज इजिली फैक्टराइज हो जाएगा आपके पास, क्योंकि जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट कर लो, इट विल बी 81 cos 2 थीटा एंड माइनस ऑफ cos 2 थीटा प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको दो फैक्टर मिलेंगे, पहला फैक्टर होगा 9 cos 2 थीटा माइनस 1, और दूसरा फैक्टर होगा आपके पास cos ऑफ 2 थीटा माइनस 9 इक्वल टू 0। यहाँ से एक आंसर मिला कि cos 2 थीटा जो है वो 1/9 होगा, सेकंड आंसर मिलेगा cos 2 थीटा इक्वल टू 9। क्या cos 2 थीटा इक्वल टू 9 हो सकता है? नहीं, नो। तो यही आपका आंसर आ गया, cos 2 थीटा इक्वल टू 9। बट हमको ये आंसर नहीं निकालना था, हमको डिस्टेंस निकालना था, तो अब इसके हेल्प से हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। डिस्टेंस का वैल्यू अपने पास ये आया था, अब इस डिस्टेंस को मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। क्या मैं इसी डिस्टेंस को ऐसा लिख सकता हूँ 9/2, अच्छा यहाँ पे हमने लिखा हुआ ऑलरेडी, इसी में वैल्यू पुट कर देंगे, 9 sin 2 थीटा दी होल बाय 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे रूट आ जाएगा अपने पास, रूट ओवर 16 प्लस 9 into 1 माइनस ऑफ cos 2 थीटा दी होल डिवाइडेड बाय 2। अब मुझे खाली इतना बताओ, sin या cos 2 थीटा का वैल्यू 1/9 है, तो sin 2 थीटा कितना होगा? 1/8 cos 2 theta is equal to 1/9. So what will be value of sin 2 theta? It should be सॉल्व करना पड़ेगा। √80/9 ना, पाइथागोरस से भी कर सकते हो, डायरेक्टली भी कर सकते हो, ऊपर आ जाएगा आपके पास 81 माइनस 1 का रूट, तो दैट विल बी √80/9। यस सर। हाँ, अब यहाँ पे वैल्यूज चेक करना, हम इस वैल्यूज को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सो 9 into sin 2 थीटा दैट इज नथिंग बट √80 अपॉन 2 into 9 the whole multiplied by √16 plus 9 into 1 minus of cos 2 theta, cos 2 theta हमने पुट किया था 1/9 the whole upon 2। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, when I simplified further तो ऊपर 9 से 9 तो कैंसिल, √80 को मैं सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकता हूँ, 4√5 लिख लूँ, यस सर 4√5 में आपका 2 कैंसिल, तो ऊपर सिर्फ 2√5 बचेगा। अब मुझे अपॉन के टर्म्स को सॉल्व करना है, सो यहाँ पे देख लो, अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 1 माइनस 1/9, तो ये 8/9 हो जाएगा। 8/9 ओके, 8/9 अगर ये हो गया तो अपने पास बेसिकली 9 से 9 कैंसिल, 8/2 बिकम्स 4, तो क्या ये 16 प्लस 4 बनेगा यस सर 20। सो इट विल बी 2√5 अपॉन √20, इन दोनों का मतलब तो सेम हुआ ना, the distance will be equals to 1 Yes. basically। तो आपके पास जो मैक्सिमम नीचे वो डिस्टेंस है 2 वो था। 1 आएगा। सॉरी बेटा, सर नीचे भी 2 था ना, कौन सा ये वाला, ये 2? 2 into 19, 2 हाँ, into सो बेटा 9, 2 यहाँ into पे 9। 8/9 बना था तो मैंने उसको 2 से कैंसिल करके 4 लिख दिया था, इसलिए यहाँ पे 4 आ गया। नहीं सर, वो बाहर से रूट के बाहर। बाहर का 2 कैंसिल हो गया ना ऑलरेडी, क्योंकि हमने ऊपर इसको 4√5 लिखा था, तो 4√5 में एक ओके कैंसिल हुआ ओके तो मैंने 2√5 लिखा, तो सब कुछ यस कैंसिल होकर सर। फाइनली आपको डिस्टेंस मिलेगा दैट इज इक्वल टू 1। अगर आपको ये पता करना है कि किस एंगल पे है, तो वहां पे आपको एंगल भी मिल चुका है, cos 2 थीटा इक्वल टू 1/9। दिस इज द एंगल जहां पे आपके पास डिस्टेंस का आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। वो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है, दैट इज इक्वल टू 1, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। सो अगेन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, अब ये मल्टी कॉन्सेप्ट कैसे हो गया, बिकॉज पहले तो ज्योमेट्री लगा, ज्योमेट्री से आपने कहीं ना कहीं नॉर्मल का इक्वेशन निकाला, फिर नॉर्मल का इक्वेशन निकालने के बाद उसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकाला, और उस डिस्टेंस को फंक्शन बना के मैक्सिमाइज किया। कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हुआ, बट फाइनली आपको जो आंसर मिला वो डायरेक्ट फॉर्म में मिल गया, दैट इज cos 2 थीटा इक्वल टू 1/9।
इसको ट्रिग्नोमेट्री यूज करके हमने डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया, तो ये अपना वैल्यू आएगा 1, दैट विल बी दी, यू कैन से, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ एनी नॉर्मल ऑफ दिस एलिप्स फ्रॉम ओरिजिन। अब मुझे बताओ इसमें कुछ डाउट, एनीवन? हाँ बेटा। सर इसमें जनरल इक्वेशन भी आ सकता है ना, क्योंकि जो मेथड्स फॉलो किए और जो पैरामेट्रिक इक्वेशन कंसीडर किए उससे। हाँ हाँ, देखो उसमें अगर आपको जनरल याद है तो फिर आपका पता है टाइम बच जाएगा, फिर आप डायरेक्टली इसी इक्वेशन से स्टार्ट करोगे। अगर आपको डायरेक्टली नॉर्मल का जनरल इक्वेशन याद है ना, तो आपको सीधे यही इक्वेशन मिलेगा। मैंने क्या किया ना कि मैंने प्रॉपरली, मुझे याद नहीं था तो मैंने इसको डेराइव कर लिया 2 मिनट में, तो ये डेरिवेशन मैंने यूज किया। अगर आपको याद होगा तो आप डायरेक्टली इस स्टेप से क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे, आपको डायरेक्टली थोड़ा सा टाइम कम लगेगा। और ओके सर। ओके बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, try this one. Find the area of largest rectangle. Find the area of largest rectangle with lower base on x-axis, and upper vertices on the curve, y is equals to 12 minus x square. आपको लार्जेस्ट रेक्टेंगल का एरिया बताना है जिसका लोअर बेस एक्स एक्सिस पे लाई करता है और उसके जो अपर वर्टेक्स है वो बेसिकली इस कर्व पे लाई करते हैं। ट्राई करो।
चलो थोड़ा इसको समझ लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला था अपने को, एक कर्व दिया बेसिकली y इज इक्वल टू 12 माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले मुझे ये बताओ, क्या आपको ये कर्व को प्लॉट करना आता है रफली? y इक्वल टू 12 माइनस एक्स स्क्वायर क्या Yes, sir. बनेगा और कहाँ पे? ओके चलो मुझे थोड़ा आइडिया देना। y इक्वल टू 12 माइनस एक्स स्क्वायर, कैन आई से ये एक डाउनवर्ड पैराबोला होगा? Yes, sir. डाउनवर्ड पैराबोला, और वो भी सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। ये कुछ ऐसा बनेगा अपने पास बेसिकली, दिस विल बी समथिंग लाइक दिस। जो पॉइंट यहाँ पे आएगा वही सेम पॉइंट यहाँ भी होगा, एंड दिस पॉइंट विल बी 12, दैट इज नथिंग बट 0,12, क्योंकि नेगेटिव एक्स स्क्वायर इंडिकेट्स डाउनवर्ड पैराबोला। जब y को 0 पुट कर रहे हैं तो x का वैल्यू आ रहा है प्लस माइनस 12, मतलब आपके पास सिमेट्री होगी, और जब x को 0 पुट कर रहे हैं तो y इज इक्वल टू 12। अब क्वेश्चन में बोला गया था कि ये जो आपके पास आप कंस्ट्रक्ट करोगे डायग्राम, इसमें एक आपको रेक्टेंगल बनाना है जिसका जो बेस है वो बेस x एक्सिस पे होना चाहिए, एंड जो टॉप वर्टेक्स है वो आपके पास पैराबोला पे होना चाहिए, इस कर्व पे होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब रेक्टेंगल अगर हमने बनाया है तो ऑब्वियस सी बात है मुझे यहाँ पे पॉइंट चाहिए। लेट अस से मैं इस पॉइंट को अज्यूम कर लेता हूँ। सपोज इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट t है, तो क्या मैं बोलूँ इसी का y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 12 माइनस टी स्क्वायर? यस और नो? Yes, sir. बेसिकली हमने कर्व को यूज किया है कि अगर कर्व पे x कोऑर्डिनेट t है तो उसी का y कोऑर्डिनेट 12 माइनस टी स्क्वायर। नाउ अब मुझे बताओ, अगर इसका y कोऑर्डिनेट 12 माइनस टी स्क्वायर है तो ये जो रेक्टेंगल मैंने बनाया है, इस रेक्टेंगल का विड्थ कितना होगा? ये विड्थ कितना होगा? 12 minus Yes, it should be 12 minus of t square. What about the length of rectangle? इसका लेंथ कितना हो जाएगा? 2t. Yes, it should be 2t. अब आपको एक्सप्रेशन मिल गया, जिस एक्सप्रेशन को अपने को मैक्सिमाइज करना है दैट इज नथिंग बट द एरिया। एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा लेंथ इनटू विड्थ, इट इज 2t इनटू 12 माइनस ऑफ t स्क्वायर। अब इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। सो आपके पास एरिया का जो एक्सप्रेशन आया है इन टर्म्स ऑफ t, दैट इज नथिंग बट 12t इंटू 2, मतलब ये हो जाएगा 24t माइनस ऑफ 2t क्यूब। ये हो गया आपके पास एरिया का एक्सप्रेशन। इसको करते हैं डिफरेंशिएट और इक्वल टू 0। सो a डैश ऑफ t इक्वल टू 0 करेंगे। a डैश t का मतलब हो गया इट विल बी 24 माइनस 8t स्क्वायर इक्वल्स टू 0। 24 माइनस 8t स्क्वायर को इक्वल टू 0 किया तो आपको t स्क्वायर के दो वैल्यू मिले हैं, प्लस माइनस ऑफ √3। नाउ एज पर द डायग्राम t इक्वल टू प्लस √3 बोलो या फिर t इक्वल टू माइनस √3, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्लस √3 से यहाँ का कोऑर्डिनेट आएगा तो माइनस √3 से यहाँ का, बट दैट इज कॉल्ड सर 6 आएगा ना, 2 to 6 6t स्क्वायर। टू, अरे हाँ इसको डिफरेंशिएट करना था, सॉरी सॉरी सॉरी। यहाँ पे t इक्वल टू अपने पास 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, मैंने गलती से इसको 8 लिखा है। यस, सो दिस विल बी 24 माइनस 6t स्क्वायर। चलो अब यहाँ पे आपको t स्क्वायर को सॉल्व करने पे 4 मिला, दैट कंक्लूड्स टू t इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब ये जो मैं आपको बता रहा था कि दोनों पॉइंट सेम है, क्योंकि +2 अगर इस पॉइंट पे रहा तो -2 इसके सामने आ जाएगा यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं ये Yes. जो भी आपको वैल्यू मिल रहा है ये मैक्सिमम का ही मिल रहा है। सो t हो गया अपने पास +2, दैट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब अगर मैं मैक्सिमम एरिया की बात करूँ दैट इज a max, तो एरिया का फॉर्मूला था अपने पास 24 टाइम्स ऑफ t माइनस 2t क्यूब। अब वैल्यू को पुट कर देंगे तो अपना t का वैल्यू आया था 2, ये बन जाएगा बेसिकली 24 इंटू 2, दैट इज नथिंग बट 48। दिस विल बी 48 माइनस ऑफ 2 इंटू 2 क्यूब, दैट इज नथिंग बट 16, तो ये आ जाएगा 32 स्क्वायर यूनिट्स। ये रहेगा आपका मैक्सिमम एरिया फॉर दिस केस बेसिकली। अब मुझे बताओ इस केस में किसी को कुछ प्रॉब्लम? हेलो सर। हाँ बेटा। सर मैंने मेरे को ये समझ नहीं रहता ना ये करने का, तो मैंने हाँ डायरेक्टली ग्राफ प्लॉट किया था और हाँ उसमें मैंने सारे पॉइंट्स पे बना के उसका इंडिविजुअल एरिया ऑब्जर्व किया था, वैसे करके अ, निकला मतलब आपने फिर पॉइंट 1 2 ऐसा लिया होगा इंटीग्रल बेसिकली, पॉइंट से। इंटीग्रल पॉइंट। बट आपको कैसे पता कि बेटा आंसर इंटीग्रल पॉइंट पे ही आएगा? फॉर एग्जांपल लेट अस से अगर इसी का आंसर t इक्वल टू सपोज 5/2 पे आता, दैट इज नहीं सर, 2.5। मैं ऑब्जर्व करा था ना कि एक इंटीग्रल से दूसरे इंटीग्रल में कितना जंप या कितना डिक्रीज हो रहा है, तो उसमें अच्छा मैक्सिमम अच्छा, इस पे ओके मैक्सिमम उस पे है जो पॉइंट मिला। ठीक है चलेगा, बट स्टिल आई वुड से कि इस पे हम 100% सर्टेनिटी से आंसर नहीं कर सकते, बिकॉज बहुत सारे केस में क्या होगा ना कि जो आपके पास पॉइंट है वो इंटीजर पे अपने को आंसर अच्छा नहीं मिलता,
कुछ केस में रैशनल पे मिल जाता है, कुछ केस में फ्रैक्शन पे मिलता है, तो हमको वो भी देखना पड़ेगा। बट यस ठीक है, इस केस में आपके पास इंटीजर था और कोइंसिडेंटली आपने भी इंटीजर चेक किया तो आपको आंसर मैच कर गया, बट दैट वुड नॉट बी द केस फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। वहाँ पे आपके पास चीजें बदल सकती हैं बेसिकली। यस सर। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक ट्राई करो और नाउ ट्राई दिस वन। What are the dimensions? What are the dimensions of rectangular plot of rectangular plot of the greatest area of the greatest area which can be laid out, which can be laid out within a triangle, within a triangle of base 36 feet and altitude 12 feet. Assume that rectangle lies, assume that rectangle lies on the base of triangle. देखो क्वेश्चन में बेसिकली उसने सिंपल सा आपको इन्फॉर्मेशन दिया है, देयर इज अ ट्राइंगल जिसका आपको हाइट और बेस दोनों का वैल्यू दे रखा है। ये बेस जो है दैट इज 36 फीट एंड जो हाइट है वो आपके पास बेसिकली 12 फीट है। अब इस ट्राइंगल के अंदर आपको एक रेक्टेंगल बनाना है। ऑब्वियसली इस रेक्टेंगल के डायमेंशन क्या होंगे सच दैट ये रेक्टेंगल का एरिया विल बी मैक्सिमम। चलो ट्राई करो जल्दी से।
ओके, चलो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सो मुझे बताओ इसका स्टार्ट करने का अप्रोच क्या होगा बेटा? सर सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल, ओके वेरी गुड। सिमिलर ट्रायंगल अगर अज्यूम करेंगे तो साइड्स का रेशियो अपने पास इक्वल रहेगा और इनफैक्ट हाइट भी इक्वल रहेगी। सो कैसे इसको स्टार्ट कर सकते हैं? एक एक्स ले सर लिया बीच और में एक इसको लाइन वाई बना बोल देना। दिया। हाँ ठीक है, बीच में एक लाइन बना लेते हैं यहाँ पे। हाँ, अब बताओ इसके बाद। सर जनरली कुछ भी पॉइंट अज्यूम कर देंगे जो हम लोग को चाहिए ट्रायंगल दो। ओके, सो अगर सिमिलर ट्रायंगल ही यूज करना है तो मैं डायरेक्टली साइड्स का रेशियो लिख देता हूँ ना। ये सर। ओके, क्या साइड्स के रेशियो के साथ साथ हाइट का भी रेशियो इक्वल रहेगा? ये सर सिमिलर ट्रायंगल है। ओके, चलो सो यहाँ पे ये जो छोटा ट्रायंगल है इसका हाइट कितना होगा? कैन आई से इसका हाइट विल बी 12 माइनस y अपॉन हाइट ऑफ बिगर ट्रायंगल दैट इज इक्वल टू 12 इक्वल टू आपके पास जो छोटा ट्रायंगल है उसका बेस कितना हो जाएगा? दैट इज हमने अज्यूम किया है। अच्छा एक सेकंड मैंने यहाँ पे x को हाइट अज्यूम किया है, दिस शुड बी x। हाँ बेटा, हाँ सर वही बोल रहे हैं। सेंटीमीटर में नहीं कन्वर्ट करके चलेगा ना? हाँ चलेगा क्योंकि सब कुछ फीट में ही दिया है ना, तो हम डायरेक्टली फीट में ही सॉल्व कर लेंगे फिर। हाँ, यहाँ मैंने बेसिकली x जो अज्यूम किया था ये हाइट अज्यूम किया है एंड y जो है वो विड्थ अज्यूम कर रखा है। थोड़ा चेंजेस देख लेना। हाइट हो जाएगा अपने पास जिसका 12 माइनस x और टोटल हाइट इज 12 अपॉन जो बेस रहेगा वो कंप्लीट मैंने y अज्यूम किया है अपॉन टोटल बेस दैट इज 36। ये समझे कैसे लिखा? यस सर। हाँ, अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अरेंज कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस x अपॉन 12 36 it will be 1 minus of x upon 12 is equal to y by 36। ये तो हो गया एक इक्वेशन। अब अपने को एरिया ऑफ, हाँ बेटा सर ये जो दो ट्रायंगल लिए उसमें 12 माइनस एक्स अपॉन 12 तो हाइट का है और फिर वो बेस का y by 2 अपॉन 18। अच्छा बराबर सर। वही सेम एक ही बात है ना, आपने उसको हाफ ट्रायंगल लिया, मैंने फुल ट्रायंगल लिया। हाँ यस, चलो अब यहाँ पे अपने पास हमको एरिया ऑफ रेक्टेंगल को मैक्सिमाइज करना था, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है अपने पास वो आ जाएगा x इंटू वाई। अब मैं यहाँ से इसको सिंगल फंक्शन में क्रिएट कर लेता हूँ, तो इसी एरिया को एज अ एक्सप्रेशन ऑफ x क्रिएट करता हूँ, तो ये हो जाएगा y या x टाइम्स ऑफ y का वैल्यू आई कैन राइट 3 टाइम्स ऑफ 12 माइनस x। एक बार चेक कर लो, एलसीएम लिया और कैंसिल आउट कर दिया तो इट विल बी 3 टाइम्स ऑफ 12 माइनस x। अब यहाँ से मुझे एरिया का फाइनल एक्सप्रेशन मिलेगा इन सिंप्लीफाइड फॉर्म। ये हो जाएगा बेसिकली अपने पास एरिया इन टर्म्स ऑफ x विल बी 3 into 12 into x that is 36x minus 3x square। अब इसको हम करेंगे डिफरेंशिएट और इक्वल टू 0, सो a dash of x that is nothing but equal to 36 minus of 6x equal to 0। तो यहाँ से मुझे मिलेगा कि जो x है वो 6 होना चाहिए। ऑब्वियसली आई एम गेटिंग अ सिंगल वैल्यू दैट सिंपली मींस कि यही मैक्सिमम है। सिमिलरली इस x को यूज करके y फाइंड आउट कर लेंगे, तो y का वैल्यू था 3 into 12 minus x दैट इज नथिंग बट 3 into 12 minus 6, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 18। तो यहाँ से अपने को दोनों डायमेंशन मिल गए, मतलब जो रेक्टेंगल है उसकी हाइट होनी चाहिए 6 फीट, उसका विड्थ होना चाहिए 18 फीट, जिससे आपका रेक्टेंगल का वॉल्यूम या एरिया क्या बन जाएगा आपके पास मैक्सिमम। अब मुझे बताओ इस पार्ट में कुछ डाउट? सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज किया, इसी को सॉल्व करने के लिए एक लॉजिक और भी था, उसको भी समझ लो। आप चाहो तो इस सिस्टम को ना एक्सिस पे ले आओ, और वो भी एक्सिस पे इस तरीके से लाओगे कि यहाँ पे दिस पॉइंट बिकम्स ओरिजिन। ये जो आपका सेंटर पॉइंट है ये आपका ओरिजिन बन जाएगा। अगर ये ओरिजिन है तो दिस बिकम्स 18, दिस बिकम्स माइनस 18, दिस बिकम्स 12। अब उसके थ्रू भी आप सॉल्व कर सकते हो, उसके थ्रू भी आपको सिंपलीफाइड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। बट स्टिल आई वुड से कि उससे बेटर मेथड ये वाला है, बिकॉज यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल की हेल्प से आपको कंक्लूजन काफी जल्दी मिल रहा है बेसिकली। सबको क्लियर है ये क्वेश्चन? किसी को कुछ डाउट इस पार्ट में? एनीवन? ओके चलो, हाँ सो विद दिस पार्ट अपना जो एप्लीकेशन या एओडी का पार्ट है थ्योरेटिकली पूरा कंप्लीट होता है। अब सिर्फ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस बचेगा, तो एक सेशन उसके लिए और लगेगा, वहां पे हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का सेशन यहीं पे क्लोज करते हैं। मैं आपको शीट भी प्रोवाइड कर दूंगा,
शीट सॉल्व करने के पहले जितना भी आपका टेक्स्ट बुक का ये चैप्टर है, एओडी जितना भी टेक्स्ट बुक में दे रखा है, हर एक क्वेश्चन प्रॉपर्ली सॉल्व कर लो। टेक्स्ट बुक के बाद एनसीईआरटी भी कर लेना एंड देन प्रैक्टिस शीट को स्टार्ट करना, ठीक है? प्रैक्टिस शीट अपना टेक्स्ट बुक को पूरा सॉल्व कर लो। अगर टेक्स्ट बुक में कुछ डाउट भी होगा किसी क्वेश्चन में तो उसको मार्क कर लेना। नेक्स्ट सेशन में हम लोग खाली इसके पूरे सबके चैप्टर्स का जितने भी आपके पास यू कैन से हमने टॉपिक पढ़े हैं उन सबका मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे बस खाली, और वहां पे हम चैप्टर को क्लोज करेंगे। आज हमने थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू चैप्टर कंप्लीट किया है। हाँ बेटा, सब मिक्स क्वेश्चन जे में आता है? हाँ बिल्कुल आता है, करेक्ट है। मतलब मिक्स क्वेश्चन से मेरा मतलब ये भी था कि एओडी में अपने पास क्या है ना कि हमने बहुत सारे पार्ट्स पढ़े। स्टार्ट हमने किया रेट मेजर से, फिर हमने देखा बेसिकली टैंजेंट एंड नॉर्मल, फिर हमने किया रोल्स थ्योरम, फिर हमने देखा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो टोटल 5 पार्ट होते हैं इसके। तो मैं उन पांचों के मिक्स क्वेश्चन बोल रहा हूँ। जैसे कभी-कभी क्या होता है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से भी आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व होते हैं उस कॉन्सेप्ट के थ्रू भी। तो वो क्वेश्चंस हम देखेंगे बेसिकली। तो वो मुझे क्वेश्चन लगा दो आपको टेक्स्ट अलग-अलग बुक में नहीं चैप्टर मिलेंगे। कंबाइन करके आप बोल रहे हैं। हाँ, हाँ, नहीं 2 टॉपिक को कंबाइन करके, एओडी के अंदर के ही 2 टॉपिक को कंबाइन करके हम उसको डिस्कस करेंगे बेसिकली। ठीक है, चलो सो आज का सेशन यहाँ पे क्लोज करते हैं। इसके आगे का पार्ट नेक्स्ट टाइम देखेंगे। नेक्स्ट टाइम तक आई होप कि सब लोग टेक्स्ट बुक अपना सॉल्व कर लेना। तो मैं नेक्स्ट टाइम सिर्फ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करूंगा और कुछ भी नहीं। बाय। यस सर। ओके बेटा, बाय सर। बाय सर, बाय थैंक यू सर, सर। हैव अ नाइस डे। बाय बेटा।